हेलो डियर व्यूवर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर मधुज फिजियो क्लासेस में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आने वाले वीडियो में स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस का एक डिस्कशन करूंगी। सो आज का टॉपिक यही है कि रिसर्च प्रोसेस में वो कौन से क्लोजली रिलेटेड स्टेप्स है जिनको एक रिसर्चर को कैरी आउट करना पड़ता है फॉर अ सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आप किसी भी एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में जो भी स्टेटमेंट डालते हैं या फिर किसी फॉर एग्जांपल अपने फिजियोथेरेपी के केस में किसी कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में, उसके ट्रीटमेंट टेक्निक्स के बारे में या उसके डायग्नोसिस के रिलेटेड या फिर किसी भी ट्रबलिंग क्वेश्चन के बारे में जो कि स्कॉलरली लिटरेचर में एग्जिस्ट करता है, जो भी स्टेटमेंट डालते हैं उसी को कहा जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। और इसको सिलेक्ट करना प्राइमरी या फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। एक सक्सेसफुल रिसर्च प्रोसेस को बिगिन करने का फर्स्ट स्टेप है कि आप एक क्लियरली डिफाइंड इंटेंट रखें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। किस फील्ड ऑफ स्टडी में आप फोकस करना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या होगा, उसकी सारी इंट्रिकेसीज आप अपने सीनियर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स, टीचर्स से डिस्कस करके पहले सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट स्टेप होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर या फिर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। एक बार आपने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लिया, इसके आगे आपका काम होगा कि उस टॉपिक के इन एंड अराउंड जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसके बारे में आप एक जांच करें, पढ़ाई करें उसकी। और इसके लिए आप एकेडमिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस या गवर्नमेंट के रिपोर्ट, लाइब्रेरी और फिर इंटरनेट के जो भी आपके एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज हैं उनकी मदद ले सकते हैं। और ये हेल्प करेगा आपको एक फाउंडेशन देने में, अपने रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, आपके रिसर्च अप्रोच को डिसाइड करने में। नेक्स्ट आएगा मेकिंग अ हाइपोथेसिस। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया है उसके बेसिस पे आपको एक हाइपोथेसिस फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या हेल्प करता है? टू ड्रॉ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉज एंड इफेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप। हाँ, हाइपोथेसिस से आप उस बात को बता सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको डिस्कवर करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप अपने रिसर्च प्रोसेस के द्वारा, बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज एंड एनी इंफॉर्मेशन जो कि आपने अपने लिटरेचर सर्वे से जांचा है। और आप जो भी रिसर्च आगे परफॉर्म करेंगे वो इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, ताकि आपने जो स्टेट किया है उसकी कंफर्मेशन हो गई या वो इनवैलिडेट हो गया बेस्ड ऑन जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। आपके ओवरऑल रिसर्च स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च के प्रोसेस में। इसमें आप डिटरमाइन करते हैं कि आप रिसर्च के दौरान क्या क्या रिसोर्सेस यूज़ करेंगे आपकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेटा, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए आपको किस तरीके के स्किल या टाइम या फिनेंस की ज़रूरत होगी, ये सब कुछ आप डिटरमाइन करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर को डिज़ाइन करना होगा कि सैंपल वो किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया या यूनिवर्स से किस तरीके से रेस्पोंडेंट्स को वो चूज़ करेंगे। क्या ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा? ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर ही है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन बाद में करूँगी। सैम्पलिंग के आगे नेक्स्ट स्टेप होगा डेटा कलेक्शन, मतलब आपको डेटा की गैदरिंग अब शुरू करनी होगी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है एक रिसर्चर का, क्योंकि जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे उसमें फैक्ट्स होना चाहिए। और दो तरीके के डेटा कलेक्शन होते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन या फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आप एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर या फिर ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट्स, लाइब्रेरी अप्रोच, इनके द्वारा भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होगा ऑब्वियसली कि डेटा की एनालिसिस की जाए। और डेटा के एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई किया है वो आपके ओरिजिनल हाइपोथेसिस या चूजन टॉपिक्स से रिलेट कर रहा है या नहीं। और ये काफ़ी टेक्निकल जॉब होता है, इसको कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग। फिर डेटा प्रोसेसिंग में भी सब डिविजन्स होते हैं, डेटा एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट।
फिर डेटा एक्सपोजिशन भी होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, नरेशन, कंक्लूजन, फाइंडिंग, रिकमेंडेशन, सजेशंस वगैरह आपको देने होते हैं। और उसके आगे आप करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी जो भी आपका रिसर्च डेटा आपको मिला उससे आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। मतलब जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाया था क्या वो रिलेटेड है आपके जो भी एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं या नहीं। तो इस आंसर को पाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहा जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें कि इधर आप एक्सेप्ट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को या फिर रिजेक्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस को से एक जनरलाइजेशन किया जाता है, एक थियोरी बनाया जाता है। और अगर रिसर्च में कोई हाइपोथेसिस नहीं हुआ तो उसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। और फिर इसके आगे आपको रिपोर्ट बनाना होता है जो भी रिसर्च वर्क आपने किया है उसको ध्यान में रखते हुए। और रिपोर्ट में एक टाइटल होगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा प्रॉब्लम का, बैकग्राउंड होगा, फॉलोड बाय एक्नॉलेजमेंट, और फिर उसमें एक टेबल होगा ऑफ कंटेंट्स, ग्राफ्स, चार्ट, मेन टेक्स्ट होगा जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, हाइपोथेसिस की बात करेंगे, मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और इसको कई चैप्टर्स में बांटा जा सकता है विद अ सेपरेट टाइटल, ठीक है। और फिर लास्ट सेक्शन में आप एक कंक्लूजन्स की बात करेंगे और फिर रिपोर्ट को क्लोज करेंगे थ्रू अ समरी। सो कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट को कंपाइल करके अपने कंक्लूजन्स से आप अलाउ करते हैं दूसरों को भी कि आपके रिसर्च प्रोसेस को वो समझे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। यस, आपको रिपोर्ट बनाने के बाद प्रूफ रीड भी करना होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसको सबमिट करना है आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो आपको उसे प्रूफ रीड करके सबमिट भी करना होगा। अगर आप किसी जर्नल में इसे पब्लिश करना चाहते हैं तब भी आपको सबमिट करना होगा। उसके आगे फिर कई प्रोसेसेस है उसके पब्लिकेशंस के। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you so much. See you again with another video. Till then, take good care.